Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and articles of 31st of March 2020 and hope you had a very joyful and safe Holi you have celebrated. So now let's move on to the main video. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our video on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now, the first news is very important for GPSC TYSO exam the date has been shifted and it has been shifted to I think in May. Previously it was going to happen on 17th and 18th of April. Now the official notification is said that the TYSO की exam होने वाली है that may get shifted to May. So उसके लिए एक important गुजरात की न्यूज़ है that is सूरत में SR company that is a private company has developed a ferry service. Ferry service means on a cruise service, a small boat that is roll on and roll off ferry services from Surat Hajira port to Diu, and it is a flag off of Surat Diu Surat cruise service. So it is not a private body, it is not a public body, it is a private body developed by SR Group. Okay, and it is a not-for-profit initiative by the SR port, and it is starting from the Hazira terminal, who will be developed or inaugurated by Shri Mansukh Bhai Mandavia, which is Minister of States of Shipping. Minister of States means they are ministers के दो कैटेगरी होती हैं. First is the cabinet minister, then one is a minister, and in that the junior minister is called मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ की डिसीजन लेते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं. दिस इज़ अ ब्रिटिश वर्ड. तो पहले देयर यूज्ड टू बी अ वुडन चेम्बर इन द प्रेसिडेंट्स हाउस विच इज़ द राष्ट्रपति वन. इट वाज इनिशियली कॉल्ड द वाइसरॉयज हाउस. तो वाइसरॉयज हाउस में देयर वाज अ वुडन चेम्बर वेयर द मिनिस्टर वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल used to sit, and that was called the cabinet. So those important executive and legislative members who used to sit on the cabinet were called the cabinet members. But after getting independence, जब भारत को आज़ादी मिल जाती है, तब उन ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते थे. यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर is known as the cabinet ministers. They make a final decision, key decision on the running of the government and decision making of the government. So based on this cabinet minister there are some other ministers. कुछ ऐसे भी मिनिस्टर हो सकते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो. ठीक है, ये कोई ऑफिशियली या कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन वर्ड नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है. सो इट इज़. तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कैबिनेट, तो कैबिनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही जगह पे लिखा गया है, दैट टू इन द केस ऑफ इमरजेंसी. जब इमरजेंसी अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. वो भी अमेंडमेंट करके लिखा गया था, 42nd अमेंडमेंट. इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करवाया था, तो वहाँ पे कैबिनेट वर्ड इंक्लूड किया था. उससे पहले इनिशियली ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था. तो कुछ मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक के होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो नॉर्मल रैंक के होते हैं, और कुछ उन्हीं मिनिस्टर्स के जूनियर मिनिस्टर होते हैं जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहा जाता है. तो ये जो मिनिस्टर है, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है. इनके सीनियर कौन है? तो इनके सीनियर है श्री नितिन गडकरी जी. ओके, सो ही इज़ गोइंग टू कम एंड एस्टैब्लिश. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ सूरत से एक और उससे भी पहले भरूच से घोघा दहेज रोरो फेरीज भी है. तो सूरत में भी है, भरूच में भी है, यानी सूरत में हजीरा पोर्ट में भी है, दहेज तक है. तो ये दिस कैन ऑल्सो प्रूव अ ग्रेटर मार्क फॉर द सोमनाथ वे ऑल्सो. तो सोमनाथ के लिए भी क्रूज सर्विसेज को सूरत को हेड बनाने वाला है. सूरत टू बिकम ए गेटवे फॉर ट्रैवल डेस्टिनेशन इन गुजरात. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात. द वेरावल पाटन, तो टाउन इन गुजरात, वेरावल पाटन म्यूनसिपैलिटी का नाम बदल के अब रखा गया है सोमनाथ म्यूनसिपैलिटी, विच इज़ आफ्टर द 71 ईयर्स. सो आफ्टर 71 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द वेरावल पाटन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज द सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट. एंड वाई इट इज़ फेमस? सो इट कंटेन्स 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ. ठीक है, दैट इज़ द गॉड ऑफ मून. सोम मीन्स मून. सो सोमनाथ टेम्पल के नाम से उस म्यूनसिपैलिटी को दैट इज बीन नेम्ड एज सोमनाथ. व्हाई इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल फेमस दैट इट वाज लूटेड 17 टाइम्स बाय महमूद गजनी. ओके, so Mahmud of Ghazni looted this temple 17 times.
Most important article from today's paper is based on the recent Amendment Act which provided, जिसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है ही इज़ नॉट द सोल एग्जीक्यूटिव, द सोल एग्जीक्यूटिव इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो ही इज़ द sole executive of the Delhi government, and Delhi government means lieutenant government, so it is directly subventing the powers, चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स को सीधे तौर पे कम कर रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट अभी NCT बिल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, जो पार्लियामेंट में पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट भी दे दी है, उस बिल का विरोध हो रहा था। तो उसके समर्थन में कौन आया अगेन, जी किशन रेड्डी। ही इज़ ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज़ अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है, तो होम मिनिस्टर इज मिस्टर अमित शाह। एंड देयर आर 2 डेप्यूटी होम मिनिस्टर्स विच इज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन अ इंडिपेंडेंट, यानी कि MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ होम अफेयर्स। तो देयर आर 2 डेप्यूटी होम मिनिस्टर, वन इज नित्यानंद राय, ही इज फ्रॉम हाजीपुर, Bihar, and another is G Kishan Reddy, he is from Andhra Pradesh, Guntur. So he is writing a letter, or he is writing an article in support of that bill. So what he is writing, he is giving some brief discussion that Article 239AA was established originally by Mr. S.B. Chauhan. S.B. Chauhan was the home minister of that UPA government, which introduced in 1991 under the PV Narasimha Rao. PV Narasimha Rao जब प्रधानमंत्री थे, उनके होम मिनिस्टर थे SB चौहान। ही इंट्रोड्यूस्ड अ बिल which was an amendment of 239 to include 239AA। ये 2 एक्ट 239A और 239AB, ये 2 एक्ट अमेंडमेंट, यानी ओरिजिनली जो 239 एक्ट था जो यूनियन टेरिटरी से डील करता था, उसमें अमेंडमेंट लाया 2 एक्ट AA एंड AB टू प्रोवाइड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हुम, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली इनिशियली वाज अ UT, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 एक्ट्स, दैट इज 239AA एंड 239BB। एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बिकेम हुम, मिस्टर मदन लाल खुराना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मदन लाल खुराना। ओके, सो he was the first chief minister. But after that, what happened? There started a constant collision between the Delhi government as well as the central government, that is the lieutenant government. So we know that government or governor is agent of center. तो इसकी एक ड्यूटी क्या होती है, गवर्नर इज नथिंग बट अ एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, he has to report the conditions of that particular state to the center, that is the president of the India. And in comparison to those 239AA act, the power of LG is more in comparison to other governors in the states. And especially in the case of Delhi, the land, police and communication is in the hand of the central government, that is in the hand of लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो दिल्ली पुलिस जो आप सुनते होंगे, तो दिल्ली पुलिस जो है वो केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, दैट इज इन द हैंड ऑफ LG, विच इज़ डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू हुम, द LG रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द होम मिनिस्ट्री। सो दिल्ली की पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यानी कि अमित शाह के अंदर, और यही उनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए, तो टू रिजॉल्व सच इश्यूज, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल NCT अमेंडमेंट बिल, जिसने फाइनली कह दिया कि भैया दिल्ली का मालिक है वो LG होगा। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हुए हैं, अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर की बात को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट मेक द बिल रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन, ज़्यादा समय तक आप बिल को रिजर्व नहीं कर सकते हैं चुने हुए। अगर आपने दिल्ली को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया है, असेंबली बनाया है, तो फिर उसके चीफ मिनिस्टर का कुछ मतलब होना चाहिए। इस तरह के जजमेंट्स अलग अलग केसेस में अलग अलग बार आ रहे थे, एंड देयर स्टार्टेड अ कन्फ्यूजन
कि भाई दिल्ली का असली मालिक कौन है। सो द पार्लियामेंट फाइनली प्रपोज्ड अ बिल एंड क्लियरली बता दिया दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स नथिंग बट द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन मीन्स कार्यपालिका के एक्शन, दैट इज द रूल्स रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डरिंग इश्यूज। सो ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शंस विल बी डन बेस्ड ऑन द rules and regulation decided by the lieutenant government and the lieutenant governor's office. But Delhi government will have the work of passing legislations. So कानून बनाने के नियम दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसमें भी ऐसे कोई कानून जो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को चैलेंज करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में डिसरप्शन लाते हो, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है, उसको पास करने के लिए बाध्य नहीं। सो इज़ नॉट बाइंडिंग टू pass this bill to give assent to this bill. He can reserve this bill. Okay, so LG can simply reserve this bill for the president's assent, and president may or may not give his assent to the bill. So which bills? Those bills which may create disturbance and disfactions between the state government and the central government, especially the NCT government. Why? Because Delhi is also what? Comprises of New Delhi and it is a capital territory. सो कैपिटल की सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेंटेनेंस, हाइजीन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एकमात्र देखभाल दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता है, बिकॉज अगर कोई दूसरी पार्टी की वहाँ सरकार आती है तो दे मे ट्राई टू डिसरप्ट द फंक्शंस, एंड सिंस दिल्ली इज़ अ स्पेशल स्टेट बिकॉज इट कंटेन्स द कैपिटल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिल्ली शुड हैव अ स्पेशल लॉ ऑल्सो। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये उसमें आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है, क्योंकि दिल्ली में कैपिटल भी है, इसलिए सेंटर की पावर वहाँ पर ज़्यादा रहना चाहिए बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, हार्नेसिंग। अलग अलग जगह से सारे MP, MLAs, ऑफिसर्स सब दिल्ली में आते हैं। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट चाहे तो भाई किसी को भी पॉलिटिकली बैन कर सकती है। तो इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा ना बढ़ जाए और सेंट्रल जो यूनियन, इंडियन यूनियन इज़ व्हाट? इंडियन फेडरेशन इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट्स बाइंडेड टुगेदर. So in order to maintain the supremacy of the center, this NCT amendment bill was correct. This is what he is saying. Next is important article that is based on the Niti Aayog report. Initially we know that कि there is National Food Security Act NSFA. इसमें क्या प्रावधान है कि 3 रुपये प्रति किलो और 2 रुपये प्रति किलो में गेहूं और चावल जो है गरीब लोगों को यानी देश के 67% लोगों को बांटा जाएगा अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. जब कांग्रेस गवर्नमेंट बाहर हो रही थी, यानी कि उनको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं, 2013 में जल्दबाजी में ये लॉ उन्होंने पास कर दिया ताकि जो गवर्नमेंट आए उस पर ये बोझ बढ़ जाए. अब आपको पता है कि देश में 67% लोग तो गरीब नहीं है, ठीक है, गरीबी की संख्या है लेकिन इतना नहीं है. 25% to 26% पीपल आर पुअर. सो दिस दोज पीपल डू नॉट नीड सब्सिडी ना. 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो चावल, इतनी तो उनकी अर्निंग है कि दे कैन बाय इट. सो होगा क्या कि देश के 67% लोगों को हम 3 रुपये और 4 रुपये किलो प्रति चावल देंगे तो ये जो है सब्सिडी का बोझ सरकार पे बोझ बढ़ जाएगा और सरकार दूसरे काम नहीं कर पाएगी और हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा. तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इनको बल नहीं मिलेगा, 67% तक के लोगों को मिलेगा लेकिन उनमें भी अलग अलग स्लैब्स होंगे और जो लोग की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उनसे चार्ज ज़्यादा लिया जाएगा. एंड जो लोग बहुत गरीब, इट इज़ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दे आर वेरी वेरी पुअर, they will be given 3 to 4 rupees per kg but others will be charged accordingly. So इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इसको चेंज वैसे ही किया जा सकता है डायरेक्टली NFSA यानी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें ही अमेंडमेंट करना होगा और गवर्नमेंट उस पर अमेंडमेंट करने के लिए विचार कर रही है. सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिसीजन. वन अनदर थिंग रिलेटेड टू दिस थिंग ऑल्सो दैट 1 अप्रैल से क्या होने वाला, जो MSP जो प्राइस होती थी, जो गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करती है एंड फार्मर्स से उसी प्राइस में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्योर करता है, तो उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस भी कहते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट प्राइस नाउ दिस प्राइस विल बी डायरेक्टली पेड टू द अकाउंट ऑफ द फार्मर्स. पहले क्या होता था, इट यूज टू गो टू द कमीशन एजेंट, दैट इज कॉल्ड द आरतियास, और कमीशन एजेंट ने कभी उसको दिया नहीं दिया, डिले कर दिया, सरकारी ऑफिसर्स ने दिया नहीं दिया, घुमा दिया, थोड़ा कम कर लिया, अपना कमीशन मार लिया. ओके, सो कमीशन, करप्शन, कट मनी कल्चर को हटाने के लिए
Now it is a direct benefit transfer DBT scheme will be applied in the MSP sector from 1st of April. Next news is the MobiKwik. Many of will be using the MobiKwik app or Paytm app. Okay, so these are like a payment apps. अभी न्यूज़ आई है दैट MobiKwik का डेटा जो है वो डार्क वेब पे किसी ने रिलीज़ कर दिया है, लीक कर दिया है, और 10 लाख लोगों के आसपास का डेटा जो है वो ऐसे ही घूम रहा है मार्केट में फॉर सेलिंग. तो जब हम बार बार ये कहते हैं व्हेन द गवर्नमेंट स्ट्रेसेस फॉर कैशलेस इकोनॉमी, नाउ वी नीड टू थिंक दैट वी डू एक्चुअली नीड टू बी कैशलेस और लेस कैश. क्या 100% कैशलेस हो जाएंगे? तो अगर 100% कैशलेस हो जाएंगे तो फिर हमारा डेटा लीक, हैकिंग, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ऑनलाइन फ्रॉड्स, इनका भी तो खतरा रहता है. सो वी शुड नॉट एम फॉर 100% कैशलेस, rather we will move for less cash, that is we will reduce the amount of cash so that it will be beneficial in the handling of the cash. पैसे को छापना, ले जाना, सिक्योर करना, रखना, उन सब चीज़ों में खर्चा कम हो और फिर ब्लैक मनी, अनट्रेल्ड मनी, इन सब से पैसा पकड़ा जाए. बट ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट बी 100% कैशलेस, बिकॉज अगर वी विल बिकम 100% कैशलेस then this kind of problem will persist and it will create complete chaos in the economy. पूरी की पूरी इकोनॉमी में बंटाधार हो जाएगा इस वजह से. Tripping of the geoeconomics. C. Raja Mohan is a very interesting writer, but today's news has been followed of the past. Previously we discussed when Pakistan आर्मी चीफ जनरल बाजवा मेड अ फ्रेंडशिप डेट पीस डील, तो ही वॉज स्केप्टिकल, मतलब उनको शंका थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा. इस पर उन्होंने बनाकर एक आर्टिकल लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा और ऐसा हुआ तो वैसा होगा. बट इसमें काम की चीज़ें जानने की ये है कि जब पाकिस्तानी चीफ हमारे पास आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या उनके दिल में अचानक से दोस्ती की भावना जग गई है? नहीं, बिकॉज उनकी इकोनॉमी देखो, ये इंडियन इकोनॉमी और ये पाकिस्तानी इकोनॉमी, सो देयर इकोनॉमी इज़ फॉलिंग डाउन एंड उनको समझ में आ गया है कि भाई किसी भी कंट्री से, किसी भी आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज़ द रियल स्ट्रेंथ. ठीक है, एंड एनी कंट्री विल हेल्प यू ओनली इफ़ दे आर गेटिंग बेनिफिट, लाइक USA और चाइना. अगर उनका बिजनेस तुम्हारे से होगा देन दे विल सपोर्ट यू, नहीं होगा तो दे विल नॉट सपोर्ट यू. एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान वांट्स टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी. एंड कैसे कर सकता है? तो नेबरिंग से रिलेशन अच्छे होंगे, इंडिया के सामान इंडिया से कुछ खरीदेगा, जो सामान उसे इंडिया से सस्ते मिल जाता है वही सामान क्या करता है, उसको बांग्लादेश जाता है, फिर श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से घूम के उसको डबल टैक्स देना पड़ता है. तो उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए उनके आर्मी जनरल को समझ में आया दैट इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट फाइट द ह्यूज ग्लोबल पावर इन द नेबरशिप, सो वी नीड टू मेंटेन फ्रेंडशिप. एंड दैट इज़ वाई आपने 3-4 दिन से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि वो इंडिया से फिर से बात कर रहे हैं. अभी इंडस वाटर ट्रीटी के लिए वो इंडिया भी आए थे पाकिस्तानीज एंड दे वांट पीस. बट सी राजा मोहन इज सेइंग दैट ठीक है, वी शुड टॉक अबाउट पीस बट वी शुड ऑल्सो बी स्केप्टिकल, कि हमें अपना ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए. बिकॉज पाकिस्तानियों का वी नो दैट कि एक हाथ में मुंह में राम एंड बगल में छुरी टाइप. सो दे विल टॉक पीस एंड दे विल एक्सप्लोड बॉम्ब्स. सो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक, national as well as security interests. Most important news in the environment sector is the company that is Volkswagen. जो कंपनी थी Volkswagen is now shifting towards the electronic vehicles, e-vehicles, and that is why वो जो Volks का जो V था उसको उसने हटा के T कर दिया, that is technology. So there are now changes from volt to volts for electricity. So from Volkswagen they have now become Volkswagen, that is promoting the electronic vehicle policy. So based on this e-vehicle policy they have turned to be Volkswagen. Another news is Pope Francis, the head of all of the Catholic Christians in the world, has used a very important statement by the Shakespeare. Shakespeare was an English literature writer and he used a very important statement, that is to be or not to be, or not to be. And based on that उसी की कॉपी करके उन्होंने अपना एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाया, टू सी और नॉट टू सी, दैट इज़ द क्वेश्चन. दैट मीन्स कि क्या हम एनवायरमेंट चेंज को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहा कि एनवायरमेंट चेंज कुछ नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, वो होता रहता है. फिर
अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हेड, जब उनके फ़ायदे के लिए चीज़ होती है तो एनवायरनमेंट चेंज बढ़िया है, जब उनको नुकसान कर रही है तो एनवायरनमेंट चेंज अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ पर देयर आर क्वेश्चन द पीपल दैट टू सी और नॉट टू सी। दिस वाज द recent summit in France where Pope Francis said about this. So thank you. This was for today's video. We'll see you in the next video. Have a nice day.